नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। नमस्कार, मैं हूं राहुल गुप्ता। गुड न्यूज इंडिया, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज की इस दौर में कई ऐसी पॉजिटिव न्यूज है जो शायद आपसे छूट गई हैं। तो जिस तरह से इस टॉय ट्रेन में बैठकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हमें यकीन है शैला, हमारे दर्शकों के चेहरे पर भी जरूर मुस्कान आएगी हमारे कार्यक्रम को देखते वक्त। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं और देखते हैं गुड न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री का सपना है शिक्षित बने भारत, डिजिटल बने भारत, और इसके लिए तमाम सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं राहुल? शैला, मैं घर का बिजली का बिल पे कर रहा हूँ। ये OTP आ गया और ये मैंने OTP भेजा और ये हो गई बिल पेमेंट। ये देखिए कितना आसान है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, टॉय ट्रेन में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, फिर भी आप अपने घर का काम निपटा सकते हैं। लेन देन के आधुनिक जो तरीके हैं लोगों की जिंदगी को कितना आसान बना रहे हैं। अब देखिए, आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको अचानक याद आया है कि आपके मोबाइल फोन का बिल पेंडिंग है या फिर बिजली का या पानी का बिल पेंडिंग है, तो आप डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। हम युवा हैं, शहरों में रहते हैं, हमें इन सब माध्यमों के बारे में पता है, हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अभी भी गांव में और दूर दराज के लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो गांव-गांव जाकर इस बात की जानकारी लोगों तक दे रहे हैं। दिल्ली के SRCC के ही कुछ छात्र हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और लोगों को हो रहे भारत की जानकारी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की थी कि वो कुछ वक्त निकालकर लोगों को डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दें। दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के युवा इन दिनों दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न गांव में जाकर लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने और कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ये छात्र नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाने और डिजिटल तरीके से वित्तीय लेन देन के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे अभियान के बारे में और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सीनियर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर अनिल कुमार। हमारा ये प्रोग्राम 3 प्रॉन्ग्ड है। पहले बैंक अकाउंट खोलना, फिर बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करना और थर्ड स्टेज के अंदर बिना किसी कैश के लेन देन करना। कितना उत्साह आप देख रहे हैं लोगों में। हम अभी सोनीपत के पास गांव में गए, वहां हमने 2 दिन के अंदर 357 अकाउंट्स बैंक के खोले। गांव रजापुर रोहिणी में आज ये इसका तीसरा दिन है और पहले दिन हमने 100 से ज्यादा अकाउंट खोले और आज के अभियान से उत्साह देखकर मुझे लगता है कि ये दूर नहीं कि इस गांव में हर घर के अंदर एक कम से कम बैंक अकाउंट होगा। तो आपने देखा किस तरह दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र प्रधानमंत्री के जो डिजिटल इकोनॉमी का जो सपना है उसको हकीकत में बदलने में जुटे हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी आती है कि हमें भी लोगों को बताना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस है आज के टाइम पे बैंक का खाता खुलवाने की। हमें अपना पैसा अपने घर पे ही नहीं रखना चाहिए। कई लोगों के मन में होता है कि हम अपना पैसे गुल्लक में बचा के रखें, पर उनको ये मानना चाहिए कि गुल्लक में उनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। वो अपना पैसा जब तक बैंक में नहीं जमा कराएंगे तब तक उनको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। पैसा लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, पैसा को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो स्ट्रीट प्ले की तरफ से, नुक्कड़ नाटक की तरफ से बहुत ही आसान सरल भाषा में उसको बताते हैं, तो लोगों का काफ़ी उत्साह है, काफ़ी एंथुसियाज्म है। आजकल तो जैसे ऑनलाइन का ज़माना है तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोगों को आती है ऑनलाइन और कुछ लोगों को नहीं आती। तो ये सर्वे है, फिर हम उनको बताते हैं कि आप ऐसे करो तो इससे आपको आपको ही फायदा होगा। तो आपने देखा है कैसे दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र लोगों को डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये बदलते भारत की तस्वीर है। इससे ये बात भी साबित होती है कि देश के छात्र न सिर्फ अपने बल्कि समाज के विकास की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। तो देखा आपने, इतना भी मुश्किल नहीं है डिजिटल होना। काफी आसान तरीके से आप भी लेन देन के नए तरीके सीख सकते हैं। और कहते हैं कि चित्र के माध्यम से अगर किसी को कुछ बताया जाए तो वो भी अपने आप में काफी आसान होता है। शैला, कहते भी हैं कि एक चित्र 1000 शब्दों से ज्यादा की कहानी बयां कर सकता है, और कुछ यही माध्यम अपनाया है दिल्ली की गीता ने। जी हाँ, बिल्कुल। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं दिल्ली के एक स्कूल में जो पूरी तरह से हाईटेक है और यहाँ पर बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, पढ़ाई के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी। लेकिन खास बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि इसकी स्थापना हुई है केवल गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए। दिल वालों की दिल्ली अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, पर इस दिल्ली का एक और चेहरा भी है।
एक और रूप भी है यहाँ की झुग्गी बस्ती, जहाँ रहने वालों की बुनियादी जरूरतें भी कमर तोड़ देती हैं। ऐसे में इन सब के बीच जो सबसे घने अंधेरे में है, वो है यहाँ पर पलने वाला बचपन। आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली के गोविंदपुरी एक्सटेंशन की झुग्गी बस्ती में, जहाँ लोगों के लिए एक नया उजाला लेकर आई है कथाशाला। कथाशाला एक ऐसी पाठशाला है जहाँ बच्चों में कथा कहानियों के माध्यम से शिक्षा के प्रति रुचि बनाई जा रही है। कथा एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो कि 1988 में मिसेस गीता धर्मराजन द्वारा स्टार्ट की गई थी। उनका एक विजन था कि ऐसा एक एजुकेशन मॉडल दिया जाए जो कि गरीब बच्चों के लिए हो, जो कि उनके लिए ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके लिए रेलेवेंट हो। और इसी सोच को या इसी ड्रीम को लेते हुए उन्होंने कथा लैब स्कूल शुरू किया। इसके अंदर ना ही एक कन्वेंशनल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, एक बिल्कुल नई अप्रोच से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसको कि हम स्टोरी पेडागोजी कहते हैं कथा में, जो कि गीता द्वारा ही सोच है उनकी और उनकी इनोवेशन है। कथा की शुरुआत हुई थी एक बाल साहित्य पत्रिका तमाशा से, जिसे लिखने और छापने का काम किया गीता धर्मराजन ने, इस सोच के साथ कि कहानियों के माध्यम से गरीब बच्चों तक शिक्षा का प्रसार किया जा सके। ये आम शिक्षा पद्धति से हटकर बच्चों को किस्से कहानियों की दुनिया में ले जाने की एक अनूठी पहल थी और धीरे धीरे तमाशा ने एक विशाल कथा का रूप ले लिया। 1979 में कथा एक गैर सरकारी संस्था के रूप में रजिस्टर्ड हो गई। हर तरह का अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि जिसमें बच्चे का टैलेंट निखर के है उसमें हम बच्चों को आगे बढ़ावा दे सके और उसको उस तरह की ट्रेनिंग दे सके हैं। कथा में पढ़ाई बोझ की तरह नहीं बल्कि मनोरंजक ढंग से की जाती है। मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाती हूँ और मेरे छात्र बहुत ही शार्प हैं और जल्दी सीख जाते हैं। कथा बाकी सरकारी स्कूलों से काफी अलग है और यहाँ पढ़ाना मेरे लिए गर्व की बात है। आज दिल्ली में 43 कथा लैब स्कूल्स हैं, जहां मलिन बस्तियों के 45,000 छात्रों को लगभग 2,000 स्वयंसेवक शिक्षा और व्यवसाय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही नहीं, कथा काइट्स यानी कथा सूचना प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स स्कूल नाम से एक गैर परंपरागत स्कूल भी चलाता है, जो दिल्ली की गोविंदपुरी में झुग्गी बस्ती के क्षेत्र के करीब 3,000 बच्चों के लिए सूचना और संचार के क्षेत्र में कौशल प्रदान कर रहा है। ये रोबोट है और ये हम लोग रोबोटिक्स लैब में हम तरह तरह के रोबोट बनाते हैं और यहाँ इस स्कूल में इस चीज़ के रोबोटिक्स सीखने की हमें फैसिलिटी मिली है। जिस स्कूल में हम पहले पढ़ते थे उसमें ये फैसिलिटी नहीं थी, तो मुझे ये सीख के बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे अपना करियर बनाना चाहूँगी। कथाशाला एक ऐसी संस्था है जहाँ एक ही छत के नीचे बच्चों में हर तरीके का हुनर ढूंढ निकाला जाता है। बेकिंग कुकिंग में हाथ आजमाना हो या फिर काठ कला में माहिर होना या फिर फैशन डिजाइन में अपनी पहचान बनानी हो, यहाँ हर हुनर की कदर है। जो एंटरप्रेन्योर बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ताकि वो किसी और के यहाँ नौकरी न करे, खुद नौकरी दे सके। इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ साथ विशेष रूप से सक्षम बच्चों को भी यहाँ अपनी पहचान बनाने का मौका दिया जा रहा है। इनको यहाँ हर प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। कथाशाला अपने साथ एक सामुदायिक सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। यहाँ छात्रों में समाज और पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनाओं को जगाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई जा रही है। हमने हमेशा कम्युनिटी को भी लेके आगे बढ़ने की कोशिश की है। कम्युनिटी जिसके साथ में हम काम करते हैं, जिसको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, उनके लिए फिक्र करें, उनको समझें कि क्या दुनिया कहाँ जा रही है और मेरे बच्चे को कहाँ पर जाना है। कथा के रचनात्मक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है कथा प्रकाशन प्रोग्राम, जो कि भारत की विभिन्न भाषाओं की लघु कहानियों को प्रकाशित कर रहा है और साहित्य से साक्षरता लाने की कोशिश में लगा हुआ है। हम आशा करते हैं कि कथा की ये कथा और भी लोगों तक पहुँचे। दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए नम्रता की रिपोर्ट।
वाकई में काफ़ी सराहनीय काम है गीता का इन बच्चों के लिए। इन गरीब बच्चों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनको कभी इस आधुनिक तरीके से और इस रोमांचक तरीके से शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि और भी कई शहरों में। और शैला, वाकई में ये गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो आजकल खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बताएंगे ब्रेक के बाद। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। बचपन से ही मुझे पता था I was a born leader, और इस बात का एहसास दिलाया मेरी पहली जॉब ने। वो सब सिखाया जो कोई और नौकरी नहीं सिखा सकती। मैन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले ही दिन से मैं टीम को लीड कर रहा था, और जितने साल मैंने बिताए उससे कई ज्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात, माई फर्स्ट जॉब मेड माई सेकंड करियर पॉसिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्क प्लेस, और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल, लोग नौकरी करने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ बदलाव लाने के लिए वापस अपने देश आ जाते हैं। अपने दर्शकों को मिलवाते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में नौकरी करते थे, लेकिन देश में कुछ बदलाव लाने के लिए वो भारत वापस आ गए। जी हाँ, कर्नाटक के एक जिले में आपको ले चलते हैं जहाँ पर मधुचंदन नाम है इनका, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन भारत आके इन्होंने खेती बाड़ी की है। ऑर्गेनिक खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया है और किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती काफ़ी फायदेमंद भी साबित हुई है। पहले जहां आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे थे किसान, वहीं अब किसान कमाई कर रहे हैं और इससे ग्राहकों का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको केमिकल फ्री खाने के जो उत्पाद मिल रहे हैं। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले हाथों ने खेतों में जादू बो दिया है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने अक्लमंदी से जर्जर खेतों में जान फूंक दी है, जिससे माटी सोना और फसलें हीरा मोती हो गई हैं। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। बड़े इलाके की किस्मत बदल गई है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि कर्नाटक के मांड्या की सच्ची घटना है। साल भर पहले पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर मधुचंदन अमेरिका के कैलिफोर्निया में बतौर आईटी प्रोफेशनल लग्जरी लाइफ बिता रहे थे, लेकिन अपने देश के किसानों के हालात देख उनके सीने में एक टीस उठी और वे सब कुछ छोड़कर भारत वापस आ गए। महज 4 महीने के भीतर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 1 करोड़ रुपए की सेल कर किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी को मुस्कुराहट में तब्दील कर दिया। We currently have an organic supermarket on Bangalore-Mysore highway where we are doing value addition. जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास एक जैविक सुपरमार्केट है, जहां पर जैविक उत्पादों को ऑनलाइन बेचा जाता है और इस जैविक खेती से यहाँ के किसान जुड़े हैं। हमारी अधिकतर जो जैविक उत्पाद है वो बेंगलोर भेजा जाता है। Wholesale we supply to a lot of organic companies where they buy from us in bulk and they rebrand and sell under their name. और ये सब संभव हो पाया है ऑर्गेनिक खेती से। मधु ने सबसे पहले जुझारू लोगों को इकट्ठा किया। इनमें ज्यादातर लोग उनके साथ काम करने वाले और उनके दोस्त थे। इन सभी ने मिलकर 1 करोड़ रुपए लगाकर मांड्या ऑर्गेनिक फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया।
पहले फेज में करीब 270 किसानों को साथ लिया गया। सोसाइटी के पंजीकरण और तमाम सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करने में करीब 8 महीने का वक्त लगा। इस दौरान ऑर्गेनिक मांड्या ब्रांड बनकर तैयार हुआ, जिसके अंतर्गत किसान खुद की उगाई फसलों और खाद्य पदार्थों को बेचने लगे। मैं जैविक कृषि मंडी से जुड़ा हूँ। जैविक खेती के लिए हमने एक सोसाइटी भी बना रखी है। खेत से ही हमारी सब्जियां और फल सीधे जैविक कृषि मंडी चले जाते हैं और वहीं से हमारा जो भुगतान है वो सीधे बैंक खातों में हो जाता है। ऑर्गेनिक खेती से होने वाले उत्पाद पूरी तरह से केमिकल मुक्त होने के कारण ग्राहकों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा किसान आधुनिक ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव की बयार को बहता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह मांड्या की इस गुड न्यूज ने साबित किया है कि एक नया विचार और पक्का इरादा किस तरह जीवन बदल सकता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए वसंत और आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शैला, इन्होंने साबित किया है कि खेतीबाड़ी कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर सोच विचार के साथ आधुनिक तकनीक के साथ खेतीबाड़ी की जाए तो इसमें भी आपको ढेरों मुनाफा हो सकता है। चलिए, ये तो बात हुई खेतीबाड़ी की। आजकल पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अभियान चला हुआ है। पिछले 2.5 साल से लगातार सरकार की कोशिश है, आम लोगों की कोशिश है कि हमारा देश स्वच्छ हो सके। और सच भी है, ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है। अब देश के आम लोग भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां के एक छोटी सी जगह पर किस तरह से खुले में शौच से मुक्ति पाई है, ये आपको बताते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्वच्छता के लिए सरकार और प्रशासन तो अपने तौर पर काम कर ही रही है, लेकिन राहुल, तब तक ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है जब तक जन भागीदारी इसमें ना हो। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का एक छोटा सा गांव है बदनपुर। यहाँ पर जन भागीदारी की ऐसी मिसाल देखने को मिली है कि हर घर शौचालय से युक्त हो गया है। ये है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद का बदनपुर गांव। इस गांव में अब कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता। यहाँ हर घर में शौचालय है, पर ये सब इतना आसान नहीं था। इसके लिए प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। लोगों को भी ये आइडिया पसंद आया और सभी ने ठान लिया कि अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। आज स्थिति ये है कि सभी इस बात के लिए जागरूक हैं कि खुले में शौच जाने से किन स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमने इस गांव का दौरा किया और लोगों से साफ सफाई का मतलब जाना। विकासखंड मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर इस गांव के लोगों में जागरूकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासनिक लगन का ही परिणाम है कि यहाँ पर शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सड़क संपर्क मार्ग की व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। बदनपुर में शुद्ध पेयजल के लिए 223 हैंडपंप हैं, तो हर घर में शौचालय भी है। हमने गाँव के लोगों से उनके मन की बात जानी। मेरे गाँव में 132 परिवार हैं, जो कि सभी लोग अपने अपने शौचालय में ही प्रयोग करते हैं और मैं शौचालय का सदस्य भी हूँ, जो 4 बजे सुबह गश्त लगा के सभी लोगों को बताता हूँ कि अपने ही शौच का प्रयोग करें, बाहर मत जाएं और ये अन्यथा बीमारी से अपने बचाव करें। बदनपुर के रहने वाले शिव कुमार दिव्यांग होते हुए भी अपने घर और आसपास की सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। मेरी परेशानी पूरी दूर हो गई है। मैं बहुत परेशान से लेटरिन होने में, खेत जाया करता था, कहीं जंगल जाया करता था। मेरी परेशानी पूरी दूर हो गई। गांव में घरों में बनाए गए शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए और खुले में शौच को रोकने के लिए ग्रामीणों की एक समिति भी है, जिसके मुखिया को चैंपियन कहते हैं। निगरानी समिति सुबह शाम 4 बजे सुबह और शाम को 4 बजे देखते हैं कि कोई परिवार के व्यक्ति बाहर तो नहीं शौच के लिए जा रहे हैं। तो खुले में शौच से मुक्ति के लिए हम इतना प्रयासरत हैं कि हमारी समिति भी बनी हुई है, जिसमें मैं चैंपियन हूँ। उसके हिसाब से सभी लोग अपने शौचालय का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी बाहर शौचालय के लिए नहीं जाता है। मैं ये सुबह शाम रोज देखता हूँ अपने टीम के जरिए। हमीरपुर जिले के इस गांव के लोग स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक हो चुके हैं और अन्य लोगों को भी अपने इलाके को स्वच्छ बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमको ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। इसको आधार मानते हुए एक तरह से मूल्यांकन इस कार्यक्रम का किया जा रहा है। फिलहाल हम लोगों ने बदनपुर
ये ब्लॉक कुरारा का एक राजस्व गांव है, इसको खुले में शौच से मुक्त घोषित किया हुआ है। इसके सारे परिवार 132 परिवार हैं इसमें, और ये शौचालय इनके यहाँ बन चुके हैं, शौचालय का प्रयोग करते हैं, कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। तो इसी तरह से इस लक्ष्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, सभी इस अभियान में पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। ये गांव अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गया है। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। गुड न्यूज इंडिया में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला जारी है। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नगद रहित लेन देन से लिखे नए भारत की कहानी। सब हिंदुस्तानी चुन रहे आसानी, भुगतान करे, खरीदारी करे या टिकट बुक कराए, ऐसे सारे काम डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से हो जाए। नगद रहित फायदों की कीमत सबने है पहचानी, सब हिंदुस्तानी। चलिए हम सब नगद रहित लेन देन की दिशा में आगे बढ़ें और आज ही नगद रहित बैंक सेवाओं का इस्तेमाल शुरू करें। अपना समय बचाएं और जीवन आसान बनाएं। भारतीय बैंक संघ तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल, हमने अक्सर देखा है कि जब शादियां होती हैं तो लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, बेहिसाब पैसा लुटाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक परिवार से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के खर्च को एक नेक काम में खर्च किया है और वो लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। बिल्कुल सही कहा शैला। कल ही मैं एक शादी में गया था, करोड़ों का उन्होंने खर्चा किया, अनाप शनाप उसमें खाने का इंतजाम था और उतने लोग भी नहीं थे जितना खाने का इंतजाम। ये एक पिता है महाराष्ट्र के जिन्होंने एक मिसाल पेश की है। 90 मकान बनवा के दिए गरीब परिवारों को, 1.5 करोड़ का खर्चा आया है। और जिन परिवारों को उन्होंने मकान दिए गरीब परिवारों को, उनमें जो शर्त रखी गई, एक शर्त ऐसी भी थी कि उन परिवार में से कोई भी सदस्य नशा ना करता हो। तो ये देखिए, शर्त भी कितनी नेक और जो मकसद था वो भी कितना नेक, और समाज के उत्थान के लिए जो उन्होंने किया है शादी के अवसर पर, वो वाकई में एक मिसाल है, ना सिर्फ इस जनरेशन के लिए, आने वाली कई जनरेशन के लिए। हिंदी सिनेमा में अक्सर शादी की भव्यता को बेजोड़ तरीके से फिल्माया जाता है। इसी तरह समाज में भी शाही शादियों के किस्से हर जुबान पर हैं। लेकिन फिल्मी पर्दे के बाहर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई जिस शादी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो किसी फिल्म की कहानी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के एक व्यवसायी ने एक नायाब उदाहरण पेश करते हुए अपनी बेटी की शादी के मौके पर 90 तरह के पकवान नहीं, बल्कि 90 बेघरों को घर देने का फैसला किया। पहले अजय मुनौत इस विवाह पर लाखों रुपए खर्च करने वाले थे, लेकिन अब वो इस राशि का इस्तेमाल बेघरों को पक्का मकान दान करने के लिए कर रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं कि जिनको घर नहीं है, जिनको छत नहीं है, तो ऐसा विचार है कि अपन जो है अन्न वस्त्र निवारा जिसे कहते हैं, अन्न दे सकता है आदमी इजीली, वस्त्र भी थोड़ा उसके ऊपर है, वो भी देने के लिए थोड़ा सा कष्ट जाता है आदमी को, निवारा कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसा है, सोचो आप इस पे। हमने सोचा और फिर बाद में हमने
सोचते सोचते भाई 2 अक्टूबर का हमने भूमि पूजन का ये किया। वहाँ 90 घर बनाए हमने। आज के डेट में हमने करीब 40 बसा दिया है हमने। इन घरों को बनाने में जो राशि खर्च हुई है उसका इस्तेमाल पहले शादी को भव्य बनाने के लिए किया जाना था, लेकिन परिवार ने भव्यता के आगे समाज सेवा को चुना। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे कुछ समाज के लिए ऐसे कुछ दे सकती हूँ। और सच में मेरे पापा ने और मेरे अंकल ने, मेरे पूरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि ऐसे कुछ अलग तरह से शादी हो और सबका मेरे साथ सबका सपना साकार हो। मुझे नई जिंदगी मिल रही है, वैसे और बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। मुझे इस चीज की खुशी है। सिर्फ 4 दीवारें और छत नहीं, बल्कि इन घरों के साथ सड़कें, पीने का पानी, लाइब्रेरी और एक एमपी थिएटर भी दिया गया। इन घरों को बांटने के लिए जरूरतमंद लोगों को चुनने का तरीका भी काफी खास रहा। कुछ कसौटियां रखी गयी। पहला, वो गरीब हो, दूसरा झुग्गी में रहता हो और तीसरा किसी प्रकार का नशा ना करता हो। अबे हमारे तकदीर में ऐसा लगा भी नहीं था कि हमको घर मिलेगा करके। हम बहुत खुशी हो गए, हमको घर मिल गया। हर पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी का जश्न शानदार हो, लेकिन शादी के समारोह को यादगार बनाने के लिए इस परिवार ने जो किया है वो वाकई शादी के दिन को हमेशा के लिए यादगार बना गया। शहरों में रहने वाले आम संपन्न लोगों की तरह ये भी लाखों रुपए किसी 5 स्टार होटल से लेकर गाने बजाने या कॉन्टिनेंटल फूड तक में उड़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने शादी के मौके का और लाखों रुपयों का जो इस्तेमाल किया वो इन्हें बेशकीमती दुआएं दे गया। गुड न्यूज इंडिया के लिए महेश दागे और तबस्सुम की रिपोर्ट। और कार्यक्रम के अंत में बात पत्रों की कर लेते हैं। राहुल, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। जी हाँ, सभी ईमेल्स को शामिल करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ईमेल्स जरूर हैं जिनको हम आपसे साझा करना चाहेंगे। भिलाई छत्तीसगढ़ से डॉक्टर विभाराज लिखते हैं, आपका कार्यक्रम मुझे बेहद पसंद है। ये बहुत प्रेरणादायी है और हमें कुछ अच्छा करने की सीख देता है। 11 तारीख के कार्यक्रम में ब्लाइंड क्रिकेट वाली न्यूज अनोखी लगी। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बधाई। वैभवी बरेली उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, मैं टीवी शो गुड न्यूज इंडिया की नियमित दर्शक हूं। कार्यक्रम में प्रसारित होने वाली सभी रिपोर्ट ज्ञानवर्धक, सूचनाप्रद, रोचक, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और मनोरंजक होते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पर दी जाने वाली जानकारी भी काफी पसंद आ रही है। गोराडी से हेमंत कुमार लिखते हैं, प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम देखकर नियमित रूप से समीक्षात्मक पत्र लिखने एवं प्रचार प्रसार करने का प्रयास करता हूँ। 11 दिसंबर का शो देखा, शो की मेजबानी बहुत अच्छी लगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से लेकर ब्लाइंड T20 विश्व कप तक की सभी जानकारियां दिल को उत्साहित करने के अलावा प्रेरणादायी लगी। समस्त शुभकामनाओं के साथ गुड न्यूज इंडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। उदय भारद्वाज लिखते हैं, मुझे गुड न्यूज इंडिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग हर बार नई खबर और अच्छी खबर दिखाते हो। मैं हर रविवार को गुड न्यूज इंडिया देखता हूँ। धन्यवाद। इतवारा भोपाल से मोहम्मद जहीर अमीन लिखते हैं, आप लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज से हटकर यहाँ खबरें बहुत खास और सूचनाप्रद होती हैं। पिछले एपिसोड में एंकर प्रस्तुतिकरण भी बहुत खास था। मैं एक साइंस टीचर हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आया। हम हर रविवार को इस प्रोग्राम का इंतजार करते हैं। असद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, हमें आपका शो बहुत पसंद है। हम इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारे प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें यूं ही लिखते रहिए। यूं तो आपके ढेरों पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतने सारे ईमेल्स लिखने का। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। ना सिर्फ आपके फीडबैक्स बल्कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गुड न्यूज है तो आप हमें जरूर उस गुड न्यूज के बारे में बताएं। ईमेल के जरिए आप हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा वादा है कि हमारी टीम उसका आकलन करेगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस गुड न्यूज को अपने गुड न्यूज इंडिया कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।